उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एडवांस वर्ब के कुछ नियमों को हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना ही पड़ता है, और उसी श्रेणी में हम आगे भी कुछ वर्बों के नियम को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये लिखना चाहा है, वक्ता ने ये कहना चाहा है कि मैं चाय को कॉफी से ज्यादा महत्व देता हूँ। चाय को कॉफी से ज्यादा महत्व देता हूँ, और उसके लिए ये चाय और कॉफी में तुलना के लिए यहाँ देन का प्रयोग किया है, कंपैरेटिव डिग्री का। लेकिन ऐसा लिखना गलत हो जाता है। हम लोग लिखते हैं आई प्रेफर टी टू कॉफी। यहाँ टू प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। उसी तरह ही इनवाइटेड मी फॉर टी होगा कि ऑन टी होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो आई इनवाइटेड, ही इनवाइटेड मी टू टी, ना तो फॉर होगा ना तो ऑन होगा, यहाँ क्या होगा, टू। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब होते हैं, इन वर्बों के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, जिनको हम लोग प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन को। तो वर्बों के साथ या तो प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, या तो प्रीपोजिशन की आवश्यकता ही नहीं होती, प्रीपोजिशन का प्रयोग ही नहीं होता। तो ये इसके आगे का नियम देखते हैं। तो अगला नियम देखते हैं, ये कुछ सेंटेंस हमने लिखा है। द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन, he had no pen to write with, do you have a chair to sit on। तो यहां हम लोग कॉमन चीज क्या है वो देखते हैं। ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। इस वर्ब के बाद क्या आया है, इंफिनिटिव आया है। सॉरी, इस वर्ब के बाद नाउन आया है। इस वर्ब के बाद नाउन आया है और उसके बाद इंफिनिटिव आया है। यहां भी वर्ब के बाद एक नाउन आया है और उसके बाद इंफिनिटिव आया है। यहां भी वर्ब के बाद एक नाउन आया है और उसके बाद इंफिनिटिव आया है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ब के बाद एक नाउन आ जाए, उसके बाद इंफिनिटिव जो है वर्ब को क्वालिफाई करे, तो प्रीपोजिशन का स्थान होता है उस प्रीपोजिशन, उस इंफिनिटिव के बाद, मतलब एट लास्ट। जब किसी नाउन मतलब बेड या पेन या चेयर के बाद इंफिनिटिव, जैसे यहाँ टू स्लीप, टू राइट, टू सिट, ऐसा इंफिनिटिव जब उसको क्वालिफाई करे तो हम लोग प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाते हैं। इसके आगे दूसरा एक नियम देखते हैं। तो एक बारीक नियम और देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू। मैंने आपसे कभी ठगी नहीं की और कभी ठगी करूंगा नहीं, ऐसा बोलना है। नथिंग हैज और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज, मतलब उसकी मृत्यु से ज्यादा दुखद कोई और घटना नहीं होगी। तो इसमें देखिए क्या है, आई हैव नेवर ये एक वर्ब है, एंड विल नेवर, और वर्ब मेन वर्ब क्या है, चीट। ये यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि मैंने आपको कभी ठगा नहीं है और ना ही कभी ठगूंगा। तो इस तरह से लिखने से इस एक वर्ब का ही यूज इन दोनों में हो रहा है। ये जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है, तो ऐसे काम नहीं चल सकता। जब दो टेंस हैं तो दोनों टेंस, दोनों वाक्यों में, दोनों भागों में, दोनों पदों में हमें वर्ब का सही फॉर्म लगाना पड़ेगा। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट है
तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लगाया चीटेड। आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू। मैंने आपको कभी ठगा नहीं और ना ही कभी ठगूंगा। वैसे ही ये है, नथिंग हैज और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज। उसकी मृत्यु से ज्यादा दुखद ना कुछ है ना कुछ होगा, ऐसा कहना चाह रहे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये सिंपल फ्यूचर में है। तो यहाँ पे हमको ये विल बी मोर ट्रेजिक, यहाँ पे ये बी फॉर्म लगा है, तो बी का सही रूप यहां भी लगना चाहिए, अर्थात ये सेंटेंस होना चाहिए नथिंग हैज बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर सब्जेक्ट में दो वर्बों का डिमांड है तो उसके टेंस के मुताबिक ही दोनों जगह हम लोग वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का लगा और वहां पे सिंपल फ्यूचर का। तो ये पॉइंट नोट कर लें। अगला पॉइंट हम लोग और देखते हैं। तो इस नियम को देखें, इफ ही वॉज ए मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट। अगर वह लखपति होता तो वह लाखों के परियोजना में मदद करता। अगर वह होता मतलब काल्पनिक वाक्य है, तो काल्पनिक वाक्य में हम लोग किसी और वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर का ही प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पे वर होगा। इफ ही वर ए मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट। तो किसी भी काल्पनिक वाक्य में जब काल्पनिक पद हो तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट कुछ भी हो, वहां पे हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखते हैं इफ आई वर ए बर्ड। अगर मैं चिड़िया होता आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। अगर मैं चिड़िया होता तो आई के साथ भी वर लगता है। जनरली वॉज लगाते हैं हम लोग, लेकिन आई के साथ भी वर लगेगा। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन काल्पनिक पदों में हम लोग वर का ही प्रयोग करेंगे। तो अगले नियम के तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम ये बताता है, जैसे ये सेंटेंस है लॉन्ग लीव द किंग, मतलब हमारे राजा की उम्र लंबी हो, ये हमारी कामना है। या जैसे मान लीजिए कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो इसी से समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, किंग तो सिंगुलर ही है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हमको प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड सिंगुलर है तब भी हम लोग ब्लेस लगाएंगे। वैसे हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, अर्थात वर्ब में एस या ईएस जोड़ लेते हैं। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन उसमें वर्ब प्लूरल ही होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। फिर अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। ऐसे कई वर्ब होते हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करके हम लोग उसको नाउन बना लेते हैं। जैसे ही इज वॉकिंग, यहां ये वॉकिंग जो है ये वर्ब है। इसी वर्ब को हम लोग नाउन कैसे बना लेते हैं, जैसे देखिए इस सेंटेंस में ही इज गोइंग फॉर ए वॉक, यहां जो वॉक है ये आपका नाउन हो गया। ही राइड्स ए हॉर्स, वह एक घोड़े की सवारी करता है, तो ही वेंट फॉर ए राइड, ये नाउन हो गया, लेकिन यहां पे ये वर्ब था। तो वर्ब को हम लोग
आर्टिकल उसके पहले यूज करके, ये ऐसे भी हो सकता है ही वेंट फॉर द राइड, बोलने वाला और सुनने वाला अगर उस पहले से जानते हैं तो हम कह सकते हैं ही वेंट फॉर द राइड, या नहीं जानते तो कह सकते हैं ही वेंट फॉर ए राइड। बोलने वाला और कहने वाला, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त और एक तीसरा दोस्त राइड पे गया है, और इस बात को हम भी जानते हैं और मेरा दूसरा दोस्त भी जानता है, तीसरा दोस्त गया है राइड पर, तो हम लोग कह सकते हैं ही वेंट फॉर द राइड, क्योंकि हम दोनों जानते हैं इसलिए कह सकते हैं ही वेंट फॉर द राइड। या ही इज गोइंग फॉर ए वॉक, तो कहने का मतलब कि वर्ब के पहले हम लोग आर्टिकल लगा दें, और आर्टिकल लगा के उसको हम लोग नाउन बना सकते हैं। तो इसके बाद कुछ और नियम रह जाते हैं, अगले नियम को देखते हैं। तो यहां देखते हैं बच्चे, जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे पास एक कार है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई एम हैविंग ए कार, ये गलत हो जाएगा। आई एम हैविंग ए कार गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हैविंग, हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग हम सेंटेंस में, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या लिखेंगे? आई हैव ए कार। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इस तरह के सेंटेंसों को या इन वर्बों को यूज नहीं कर सकते। किन वर्बों को, वो हम देखते हैं। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, कुछ लगने वाली कुछ क्रियाएं जो कुछ लगने को बताती हैं, जैसे सी, टेस्ट, हियर, प्रेफर, प्लीज। प्लीज का मतलब यहाँ कृपया से नहीं है, प्लीज का मतलब खुश करने से है। प्लीज, नोटिस, ध्यान देना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन को हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं यूज कर सकते। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, मतलब कुछ सोचने की क्रिया को बताने वाले जो क्रियाएं हैं उनको हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम नहीं लिखते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग ए प्लान, ऐसा नहीं हो सकता, आई थिंक ए प्लान। तो थिंक, नो, मीन, मीन का मतलब मीन माने मेरा मतलब ये है। माइंड, कुछ ध्यान देना, रिमेंबर, सपोज। इन क्रियाओं का भी, जिनको हम लोग वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, इन क्रियाओं का भी प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करेंगे, आईएनजी फॉर्म में नहीं करेंगे। वर्ब शोइंग पोसेशन, जो हमारा किसी चीज पर अधिकार दिखाता है, उन क्रियाओं के साथ भी हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ओन, हैव, जो यहाँ पे हुआ था, मैं कार ओन करता हूं, मेरे पास एक कार है, ऐसा कहने के लिए हम लोग हैविंग का प्रयोग नहीं कर सकते। ओन, हैव, बिलोंग, पोजेस, तो इन क्रियाओं को भी हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करेंगे। जैसे वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, भावनाओं को व्यक्त करने वाली जो क्रिया है, जैसे बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, एडोर माने किसी को ज्यादा महत्व देना या किसी की पूजा करना, वांट, विश, इन क्रियाओं के साथ हम लोग आईएनजी का फॉर्म नहीं यूज करते। वर्ब्स इन जनरल, जनरली कुछ वर्ब है, जैसे लुक, सीम, अपीयर, इफेक्ट, रिजेंबल, एक जैसा दिखना, कॉस्ट, रिकॉग्नाइज, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, इन क्रियाओं को भी हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करते, उसको सिंपली हम लिखते हैं आई रिफ्यूज योर एप्लीकेशन, आई एम रिफ्यूजिंग योर एप्लीकेशन, ये कहना गलत है। तो इस तरह से ये एक नियम हो गया। फिर अगला नियम देखते हैं। अब यहां देखिए, ये जो एज है, सेंटेंस में एज
हम किसी चीज से तुलना करने के लिए यूज करते हैं, ये एक एडवर्ब है। इन एडवर्बों का प्रयोग इन क्रियाओं के साथ किया जा सकता है, जैसे रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, डिफाइन है, ट्रीट है, व्यू है, नो है। इन क्रियाओं के साथ हम लोग एज एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जहां पे हमको एज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो कौन से वर्ब हैं? जैसे नेम, elect, think, consider, call, appoint, make या choose। choose him as a captain कहना गलत है, choose him captain, as a captain क्या। तो ये कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हम लोग एज एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम एज एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। इन सेंटेंसों को देखें एग्जाम्पल में। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, मैं उसे अपना भाई जैसा मानता हूं। तो आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, रिगार्ड के साथ देखिए एज लगता है। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, डिफाइंड है तो इसके साथ हमको एज लगाना चाहिए। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी को परिभाषित किया गया है सजीवों का अध्ययन। सी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वह हमारे क्लास के अच्छे विद्यार्थियों जैसे चूज की गई है या मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए कंसीडर के साथ हम लोग ये एज का प्रयोग नहीं करते हैं। एज का प्रयोग अगर कंसीडर के साथ किया हमने तो गलती हो गई। द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, तो कॉल के साथ भी देखिए, कॉल के साथ भी एज का प्रयोग नहीं होता। अब ये सेंटेंस सही हुआ, द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड। तो इन वर्बों को याद रखेंगे कहां पे हम लोग एडवर्ब एज का प्रयोग कर सकते हैं और कहां पे एडवर्ब एज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन चीजों को याद रखने के बाद एक छोटा सा बिंदु और है, उसको बता के समाप्त करेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट, टू जो है प्रीपोजिशन है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्रयोग होता है, लेकिन टू के अलावा कोई दूसरा प्रीपोजिशन है तो वहां पे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस होता है, ही इज अफ्रेड टू डू एनीथिंग, ही इज अफ्रेड टू डू एनीथिंग, टू के साथ वर्ब लगा तो डू का फर्स्ट फॉर्म लग गया। ही इज अफ्रेड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज बॉस, वह अपने बॉस के विरुद्ध कुछ करने में डरता है। या ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट हिज बॉस, इसी बात को जैसे टू था तो यहाँ पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, लेकिन यहाँ पे ऑफ है, दूसरा प्रीपोजिशन है, टू के अलावा दूसरा प्रीपोजिशन आए तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लगाएंगे। ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट हिज बॉस, वह अपने बॉस के विपरीत दिशा में जाने में डरता है। या दूसरा सेंटेंस लिखें, ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट, वह सूर्यास्त के बाद बाहर जाने से डरता है। तो इस तरह से ये वर्ब हम लोग पढ़ लिए, वर्ब के रूल्स पढ़ लिए। अब आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, हम लोग एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स विद द सब्जेक्ट पढ़ें या क्या कहते हैं उसको, हाँ वही पढ़ेंगे, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स विद द वर्ब। तो आज का वीडियो ये खत्म हुआ, और इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वर्ब इन एडवांस ये इतना ध्यान रखें, बहुत है। फिर आगे भी और चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन वगैरह के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, तो लाइक कीजिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू।